पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। नवरात्र में कौन सा समास होगा, इसी सरल प्रश्न से शुरुआत कर रहे हैं। सभी लोग आपने अभी तक कमेंट भी कर दिया होगा। तो नवरात्र में कौन सा समास होता है, फटाफट अंदाज में कमेंट कीजिएगा। जी हाँ साथियों, तो नवरात्र, रात्रि मतलब सभी लोग जानते हैं रात और दिन होता है, लेकिन नौ मतलब क्या होता है, एक संख्यावाचक दे दिया गया है। ठीक है, नौ और रात्रि इन दोनों को अगर अलग किया जाए तो क्या हो जाता है, नवरात्रि। अर्थात नौ एक संख्या हो गया, रात्रि एक शब्द अलग हो गया, दिन और रात वाला। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, संख्यावाचक जब होता है तो हमारा कौन सा समास होता है। देखिए द्वंद्व में क्या होता है, दोनों जब पद प्रधान होते हैं, और द्विगु तब होता है जब संख्यावाचक होता है। तो यहाँ पे हम सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे, वह सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा, सभी लोग बताना है। संधि विच्छेद की बात करेंगे, उल धनलास, उल धनलास, उद धनलास या उल धन आस। सभी लोग जानते हैं संधि नाम और संधि विच्छेद दोनों की बात करेंगे। पहले उल्लास का हम संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो उल्लास का संधि विच्छेद क्या होता है, उत धनलास होता है। उत में क्या होना चाहिए, ता में हलंत होना चाहिए, यानी हम किसकी बात करेंगे, व्यंजन संधि की बात करेंगे। ठीक है, उद्धन लास्ट में हमारा कौन सा संधि हो जाती है, व्यंजन संधि की बात करेंगे। तीसरा है, निम्नलिखित में से देशज शब्द को सुनना है। करम हो गया, गड़बड़ हो गया, परिवार हो गया, किसन हो गया। देखिए हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, देशज शब्दों की बात करेंगे। तो देखिए देशज शब्द वो होते हैं जो हम आमतौर पर अपने बोली पर बोलते हैं, आमतौर पर जो हम भाषा घर में बोलते हैं। ठीक है, लोकल लैंग्वेज जो हम कह सकते हैं, तो उनको देशज शब्द कहते हैं। तो देखिए जो कहते हैं ना, गड़बड़ हो गई, लोटा वोटा, ठीक है, क्या होता है हमारा, ये देशज शब्द कहलाते हैं। आम भाषा में जो बोली जाने वाली होती लोकल लैंग्वेज, लोकल भाषा की बात करेंगे। तो यहाँ पर देशज शब्द हमारा गड़बड़ हो जाएगा। कहते हैं यार बहुत गड़बड़ हो गया, आज का काम गड़बड़ हो गया, यानी वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो, परंतु ये प्रचलन में जरूर होते हैं। उनको उत्पत्ति का मूल का नहीं पता होता कि ये कैसे उत्पत्ति हुई, लेकिन प्रचलन में बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। या आमतौर पर हमने बात ही किया कि लोकल लैंग्वेज अर्थात क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिड़की, खिचड़ी, पगड़ी, चषक, चिड़िया, जूता, ठेठ, ठुमकी, तेंदुआ, फुनगी, कलई, ये सारे आपके आ जाते हैं देशज शब्द। अगला, निम्नलिखित में से एक संयुक्त स्वर है। देखिए सभी लोग जानते होंगे संयुक्त स्वरों की संख्या टोटल हमारी कितनी है, सभी लोग बताइएगा। संयुक्त स्वरों की संख्या टोटल 4 है, और इनमें से संयुक्त स्वर जो कहला जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन अ वाला। ठीक है, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से आते हैं, सभी परिचित होंगे। जैसे आ और ई मिलके ए बनता है, आ उ मिलके ओ बनता है, आ ए मिलके आई बनता है, आ ओ मिलके ओ बनता है। ये 4 हमारे, यानी 2 स्वरों के संयुक्त रूप से जो बनता है वह संयुक्त स्वर कहलाते हैं। और ये 4 हमारे संयुक्त स्वर हैं, आप लोगों के स्क्रीन पर है, ए ओ आई औ, नोट कर लीजिएगा। अगला, तुम वह और पिकनिक मनाने जाएंगे। अब देखिए समझिएगा प्रश्न को, तुम वह और मैं, ये 3 शब्द दे दिया गया है। कौन सा वाक्य किस वचन का हो जाएगा, बहुवचन का, द्विवचन का, एक वचन का। देखिए यहाँ पे ये होगा कि मैं पिकनिक मनाने जाऊंगा या गया था, यहाँ पे एक वचन हो जाता। ठीक है, हम और तुम या तुम और हम पिकनिक मनाने जाएंगे, ये द्विवचन हो जाता। लेकिन यहाँ पे दिया गया तुम वह और मैं, ये 2 से अधिक संख्याएं हो जाती। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बहुवचन की वाक्य हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि शब्द के एक रूप से अधिक होने का बोध होता है, वहाँ बहुवचन होता है। जैसे घोड़े, नदियाँ, ये सारे बहुवचन के आपके एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं। अगला है, कागा तद्भव शब्द का तत्सम रूप बताना है। काकय होगा, कौवा होगा, काक होगा, काग होगा। देखिए कौवा शब्द का तद्भव जो होता है वह क्या होता है, काग। और कागा तद्भव शब्द का हमें तत्सम बताना है। कागा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम बताना है। तो तद्भव शब्द वे कहलाते हैं जो संस्कृत से डायरेक्टली लिए जाते हैं। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी, ये आपने पढ़ा होगा। तो काग का आपके तद्भव है। अब तत्सम शब्द क्या होते हैं, सभी लोग जानते होंगे। तो तत्सम शब्द हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, कागा का तद्भव शब्द का तत्सम बताना है, तो हमारा यहाँ पे काक हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है,
अगला प्रश्न देख लीजिएगा, मुनिवर में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा, कर्मधारय समास होगा, द्विगु समास होगा। इस समय मध्य प्रदेश में केवल चुनाव चर्चा में चल रहा है, सभी जगह चुनाव प्रचार प्रसार में ज़ोरों से हो रहा है, चाहे सरपंच पद की बात करें, जनपद की बात करें, ठीक है, जिला सदस्य की बात करें, ठीक है, सारे चुनाव ज़ोरदार चल रहे हैं चारों तरफ, जहाँ देखो बस, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे चुनाव, ठीक है, अपना वोट है, अपना मत है, अधिकार सभी को देना चाहिए और उसी को चुनिए जो आपके लिए, ठीक है, पूरे गांव के लिए, पूरे राज्य के लिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए काम आ सके, उसी को चुनना है। क्योंकि आप जिसे चुनते हैं वही अब हाल हो रहा है एमपी में गवर्नमेंट का वैकेंसी का, आप सभी लोग परिचित होंगे क्या हाल है। अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है, सभी परिचित होंगे, बाकी ज़्यादा डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए प्रश्न की बात करेंगे, मुनिवर में कौन सा समास होगा? देखिए मुनिवर हम किसे बोलते हैं? ये कहते हैं जो कहीं रहते हैं, अपना ध्यान केंद्रित करते हैं या कहीं आश्रम में रहते हैं, मतलब उनको कर्मधारय समास का बात करेंगे, ठीक है, मैं डायरेक्टली बात करूँगा। और कर्मधारय समास में क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो, कर्मधारय समास होता है। जैसे काली मिर्च, नीलकमल, पीताम्बर, चंद्रमुखी, सद्मगुरु, उसी प्रकार मुनिवर भी आपका यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। और जिसका पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो, वह हमारा कर्मधारय समास होता है, जो कि मुनिवर में दोनों ऐसा कंडीशन है। नाक में दम कर देना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सभी परिचित होंगे, नाक में दम कर देना मतलब बहुत परेशान करना। कहते हैं ना, ये तो साला नाक में दम कर दिया है, अक्सर ये चोर को कहते हैं ना, चोर या जो कोई ऐसे होते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि ये तो यार नाक में दम कर दिया इसने, ठीक है। तो बहुत परेशान करना, आपके फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। सभा कौन सी संज्ञा है? सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, जिनका सपना है गवर्नमेंट एग्जाम को फतेह करना, प्रिपरेशन को बेहतरीन करना, सभी कमेंट कीजिएगा। तो सभा में कौन सी संज्ञा होगा? नाउन बताना है। सभा, टीम, समूह, ये सारे क्या होते हैं? समूहवाचक हो जाते हैं, क्योंकि ये ना तो यह व्यक्तिगत हुआ, तो ना ही द्रव्य होगा, ना ही जाति होता है। सभा एक ऐसा क्या होता है? समूहवाचक होता है। क्योंकि सभा में जब काफ़ी लोग होते हैं, कहते हैं आज सभा लगी है, सभा में काफ़ी लोग जाते हैं, 10, 12, 20, 50 कुछ व्यक्ति हो सकते हैं, तो यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला, उस वाक्य का चयन कीजिए जो अशुद्ध हो। दूध में क्या पड़ गया? गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। ये हमारा थोड़ा लग रहा है कि सेकंड ऑप्शन जो है अशुद्ध दिया गया है, बाकी देखते हैं। वहाँ पहुँचने की व्यवस्था करें, मंत्रों का सही उच्चारण करें। तो गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, इसका सही उच्चारण क्या हो जाएगा हम बता रहे हैं। गीता सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। क्या होना चाहिए? गीता सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, ऐसा होना चाहिए शुद्ध रूप, ठीक है। क्या होगा? गीता सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, शुद्ध रूप हमारा यह होगा, ना कि गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, अर्ध की दृष्टि से वाक्य में कितने भेद होते हैं? तो सभी परिचित होंगे। अर्ध की दृष्टि से देखा जाए तो वाक्य में जो भेद होते हैं वह हमारे 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य हमारा विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, आज्ञावाचक और साथ ही साथ इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य हमारे वाक्य के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 का नाम आपने जान लिया। बात करेंगे अगले प्रश्न की। मेधा शब्द से विशेषण कौन बनेगा? जी हाँ, शब्द क्या है आपका? मेधा। और मेधा शब्द से आपको क्या बनाना है? विशेषण बनाना है। तो मेधा शब्द से विशेषण जो बन जाएगा वो हमारा क्या बन जाता है? मेधावी बन जाता है। मेधा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? मेधावी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जय की विलोमार्थी क्या हो जाएगा? अजय हो जाएगा, विजय हो जाएगा, पराजय होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो जय का विलोमार्थी क्या होता है? पराजय होता है। और जय का समानार्थी विजय होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द में अनुनासिकता दिया गया है? सौंदर्य की बात करेंगे, संचित की बात करेंगे, संपत्ति की बात करेंगे, सौंपने की बात करेंगे। तो ऐसा शब्द जो अनुनासिकता जिसमें होती है। तो अनुनासिक वे शब्द होते हैं जो उच्चारण के साथ साथ नाक से भी थोड़ा बहुत उच्चारण हो जाता है। तो चलिए ट्राई करते हैं। सौंदर्य,
संचित, संपत्ति, सौंपना। जब ये सौंप बोलते हैं तो अ आ जाता है, अ में ओ की क्या है बिंदी आ जाती है, तो हमारा नाक का उच्चारण यहाँ पे हो जाता है। तो हमारे अनुनासिकता में हमारा कौन शब्द हो जाएगा, सौंपना। ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण के मुख के साथ साथ नासिका अर्थात नाक की भी सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है, अनुनासिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हंसना, आँख, ऊँट, में, है, सरसों, परसों आदि में चंद्रबिंदु या केवल बिंदु आया है, वह हमारे अनुनासिक हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे चंद्रबिंदु तो सभी में है, संपत्ति में है, संचित में है, सौंदर्य है, लेकिन सौंपना में आप देखेंगे ज़्यादातर उच्चारण आपका अनुनासिकता की बात करेंगे। अगला है रवि तनिया शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सभी बताइएगा। शूर, पुत्री, शरीर, कालिंदी। देखिए साथियों, रवि तनिया शब्द का पर्यायवाची बताना है तो हमारा हो जाएगा कालिंदी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कालिंदी का जो रवि तनिया का जो पर्यायवाची होता है, शूर सूता होता है, तरणि होता है, तंजा होता है, यमुना होता है, कालिंदी होता है। अगला वृद्धि का विलोमार्थी क्या होगा, वृद्धि का विलोम अर्थ वाला। वृद्धि मतलब लगातार वृद्धि होना, और ह्रास मतलब क्या होता है, लगातार कमी होना। तो इन दोनों का वृद्धि का विलोमार्थी हमारा क्या हो जाएगा, सभी परिचित होंगे। हम बात करेंगे ह्रास अर्थात कमी। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप आप सभी लोग अच्छे तरीके से कमेंट कर रहे होंगे, अपना फीडबैक कर रहे हैं, अपना स्कोर बता रहे होंगे। जिसे देखो वही खुश है, वाक्य में जिसे और वही में कौन सा सर्वनाम है, जिसे और वही बताना। जिसे देखो वही खुश है, वाक्य हमारा क्या दिया गया है, जिसे देखो वही खुश है, और इसमें आपको बताना है कि कौन सा सर्वनाम वही में है और जिसे और वही में कौन सा है। निश्चयवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक या कह सकते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, जिसे देखो वही खुश है, तो जिसे और वही में जो हमारा हो जाता है यहाँ पे संबंधवाचक। जिसे देखो वही खुश है, यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्याकरणिक रूप से शुद्ध कौन सा दिया गया है, तो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताना है। डॉक्टर साहब आपको बुलाएं, आपको डॉक्टर साहब बुलाए हैं, डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है, डॉक्टर साहब ने बुलाया है आपको। देखिए हमेशा अक्सर देखते हैं कि जब मेडिकल या कहीं डॉक्टर्स के पास हम दिखाने जाते हैं, जो बीमारी आती है, कुछ न कुछ दिक्कत होती है हमारी बॉडी पर, हमारे शरीर पर, तब हम दिखाने जाते हैं तो एक नंबर लगता है, लाइन लगती है, और वहाँ पे एक व्यक्ति होता है कंपाउंडर या कह सकते हैं, वो आपको बताता है डॉक्टर साहब आपका नंबर आ गया है, आपको बुलाया गया है। तो यहाँ पे जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा हमारा व्याकरण की दृष्टि से, तो डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर पर 19वां प्रश्न है, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, कहावत का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे कहावत का सही अर्थ हो जाएगा पानी में डूबना। क्या हो जाएगा, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ में कहावत हो जाएगा पानी में डूबना। अगला प्रश्न दिया गया है कि जिसमें बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक शब्द का उत्तर क्या हो जाएगा, अजर होगा, युवक होगा, युवा होगा, अमर होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये प्रश्न हम आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दे रहे हैं, आपको कमेंट कर। पहला प्रश्न है, फूल इनमें से कौन सी संज्ञा है। अगर फूल शब्द आता है, क्या शब्द आएगा, फूल शब्द दिया गया है, और इनमें से संज्ञा पूछा जाएगा कि भाववाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है। तो आपका जवाब, आपका फीडबैक क्या होना चाहिए, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, चाहे हम हिंदी की बात करें, संस्कृत की बात करें, लगभग ग्रामर लगभग सेम ही होती है। ठीक है, केवल लैंग्वेज का अंतर होता है, विच्छेद में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है संस्कृत में। तो फूल में जो संज्ञा हमारी कहला जाएगी वह हमारी क्या कहलाएगी, फूल एक कैसा है, फूल यहाँ पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा पर आ जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही कर लेना। अगला, ईमानदारी इनमें से कौन सी संज्ञा हो जाएगी, समूहवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है। ठीक है, यहाँ जातिवाचक कह सकते हैं, दोनों सेम कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कमेंट करके बताना है। ईमानदारी कहते हैं ना, व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए। अगर आप ईमानदार हैं तो कहीं भी आपको घबराने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर आप सही हैं तो आप कहीं घबरा नहीं सकते हैं। ठीक है, सीना चौड़ा कर हमेशा चलते हैं, क्योंकि डर ये नहीं होता है। ईमानदारी आपके डर को दूर कर देती है। ईमानदारी शब्द में जो संज्ञा होती है वह कहलाता है पे भाववाचक। क्या हो जाएगा, आपके भाव क्या एक एनर्जी फील होता है, एक पॉजिटिव में चला जाता है। ठीक है, सकारात्मक तौर पर हो जाता है। तो यहाँ पे भाववाचक की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। आई होप सभी पैरामीटर अच्छे तरीके से समझ गए होंगे।
ईमानदारी किसी व्यक्ति के अच्छे स्वभाव का प्रतीक होता है और ईमानदारी शब्द हमारा क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। अगला है लंबोदर, इनमें से कौन सा शब्द होगा, योग, रूढ़, रूढ़, यौगिक, आपको पता है देशज, विदेशज, यौगिक, रूढ़, यौगिक, योग, रूढ़, ये सारे शब्द पूछे जाते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, कंसेप्ट तो जरूर पता होगा। लंबोदर में कौन सा शब्द होगा, चलिए फटाफट अंदाज में सभी आप पे कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें जिनका सपना है गवर्नमेंट एग्जाम को फतेह करना, गवर्नमेंट एग्जाम प्राप्त करना, सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। तो लंबोदर में कौन शब्द है, देखिए लंबा है उदर, जिसका यो आपका समास हो जाता है लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, शब्द कौन सा शब्द है, तो लंबोदर आपका योग रूढ़ शब्द कहला जाएगा। कौन सा शब्द कहला जाएगा आपका, लंबोदर जो है योग रूढ़ कहलाता है। देखिए योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो या वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिसका अर्थ रूढ़ अर्थात विशेष अर्थ हो जाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये समान अर्थ को प्रकट ना कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लंबोदर, ये समान अर्थ को नहीं कर रहे हैं, विशेष का है। लंबोदर हो गया, जलज हो गया, चौपाई हो गया, ये सारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। सेकंड है रूढ़ जो शब्द होता है, रूढ़ शब्द वो होता है जिसका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है। अगर इसको अलग करेंगे तो इसका खंड सार्थक आपको नहीं निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल नाक, जल, आग, ये हमारे क्या कहलाते हैं, आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और आपको होता है एक यौगिक, जो सी ऑप्शन पर दिया गया है। यौगिक वे शब्द या दो से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित हो, वह यौगिक कहलाता है। तो योग रूढ़ आपने समझ लिया, पहले हमने बता दिया आपको कि वे यौगिक होते हैं परंतु विशेष अर्थ होता है इनका, वो हमारे योग रूढ़ होते हैं। और यौगिक वे शब्द होते हैं दो या दो से अधिक सार्थक जो शब्द होते हैं या खंडों से बने हुए निर्मित शब्द होते हैं, यौगिक होते हैं। जैसे पाठशाला, पाठ और शाला, विज्ञान, बी और यहाँ पे ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। और कह सकते हैं कि राजपुत, राज और पुत, ये हमारे यौगिक शब्द कहला जाएंगे, ठीक है। तो योग रूढ़ आपका लंबोदर हो जाएगा। सारे ऑप्शन को हमने डिक्लेयर कर दिया, चाहे आप योग रूढ़ पूछा जाए, चाहे रूढ़ पूछा जाए, चाहे यौगिक पूछा जाए, सारे आपसे बन जाएंगे। चलते हैं फोर्थ प्रश्न की तरफ। सोना इनमें से कौन सी संज्ञा होगी, जो सोना है, सोना चांदी, ये सोना वाला नहीं है जो रात्रि को सोया जाता है, ठीक है। शरीर को एक स्वास्थ्य कहते हैं, रेस्ट करने के लिए सोना, वो एक सोना अलग बात है, बेड रेस्ट कहला जाता है। लेकिन एक गोल्ड की बात की जा रही। सोना में कौन सा संज्ञा होगा, द्रव्यवाचक होगा, भाववाचक होगा, समूहवाचक होगा। देखिए सोना का क्या है, एक यहाँ पे क्या है, सोना को किस प्रकार हम कर सकते हैं, तो सोना हमारे एक नाप तोल पर आ जाता है, तो कौन सी संज्ञा कहलाएगी, तो यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा की कैटेगरी पर आपका सोना शब्द सोना संज्ञा हो जाएगा, वह होगा द्रव्यवाचक संज्ञा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि मैं इनमें से कौन सा पुरुष हूँ। देखिए जो मैं शब्द है, ये मैं आपको बताना इनमें से कौन सा पुरुष है, उत्तम होगा, अन्य होगा, मध्यम होगा। कहते हैं ना, श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं सब हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही डरता हूँ, मैं ही नाश करता हूँ, मैं ही बनाता हूँ, उन्होंने कहा था। तो मैं एक अहम हो जाता है, ईगो टाइप का हो जाता है। जो मैं शब्द है ना, ये ईगो आपका क्रिएट कर देता है। तो इनमें से कौन सा पुरुष है, मैं में कौन सा पुरुष होता है, सभी बताइएगा। तो मैं में यहाँ पे उत्तम पुरुष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष मैं पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप में इनमें से कौन सा सर्वनाम होगा। जी हाँ, आप जो शब्द है इनमें से आपको सर्वनाम बताना है, कौन सा सर्वनाम होगा, सभी कमेंट करके बताइए। आप में कौन सा सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक या समूहवाचक। तो आप में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे निजवाचक की बात करेंगे। कहीं कहीं आपको निश्चयवाचक मिलेगा लेकिन निजवाचक यहाँ पे सार्थक हमारा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है पुष्प इनमें से कौन सा शब्द है, तत्सम होगा, देशज होगा, विदेशज होगा या तद्भव की बात करें। नीचे कमेंट बॉक्स से फटाफट अंदाज में कमेंट कीजिएगा। तो पुष्प कौन सा शब्द कहलाएगा। देखिए सभी लोग जानते हैं पुष्प जो शब्द होता है वह हमारा क्या कहलाता है, तत्सम शब्द है, जो संस्कृत से डायरेक्टली आपके हिंदी में लिए जाते हैं, डायरेक्टली लिखे जाते हैं, ठीक है, बोले जाते हैं, वह हमारे तत्सम कहलाते हैं, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि पुष्प का तद्भव शब्द होगा तो पुष्प का तद्भव हमारा क्या होता है, फूल होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि पुष्प का तद्भव बताइए तो पुष्प का तद्भव हमारा फूल हो जाएगा, या फूल कौन सा शब्द है तो फूल यहाँ पे तद्भव हो जाएगा और पुष्प हमारा तत्सम हो जाएगा। अगला प्रश्न है ख्याल। जो ख्याल शब्द है, कहते हैं ना उसका ख्याल रखना, मैं जाता हूँ, बच्चों का ख्याल करना, मैं जा रहा हूँ, इन बच्चों को देखना, ख्याल रखना,
मतलब क्या है, ध्यान रखना। तो ये ख्याल जो शब्द है कैसा है, तद्भव है, विदेशज है, देशज है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो ख्याल शब्द है ये हमारा जो शब्द कहलाता है विदेशज शब्द कहलाता है। अब विदेशज शब्द किन्हें कहा जाता है, सभी लोग अगर पता होगा, ठीक है। देशज विदेशज आपने शायद पढ़ा होगा शब्दों के बारे में, ठीक है। तो देशज और विदेशज दोनों शब्दों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए विदेशज की बात करें जिसे हम आगत भी कहते हैं। विदेशज शब्द की उत्पत्ति विदेश धन जा के योग से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, विदेश में जन्मा। विदेशज शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो किसी विदेशी भाषा से आए हैं, और विदेशी भाषा से आने के कारण ही इन्हें आगत शब्द की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ख्याल जो हमारा क्या हो जाएगा, या आपका विदेशज शब्द की बात करेंगे। अगला पावर का उच्चारण स्थान क्या होता है, एक पा हो गया, ये वर्ग कहलाता है। पा फा बा भा मा, ये पावर कहलाता है। और एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, सभी को पता होगा। का खा गा घंगा च छ ज ज ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब म या रा ला व शाह क्षत्रज्ञ, ये आपके क्या होते हैं, वर्ग कहलाते हैं, 5 वर्ण को। उसी प्रकार पा वर्ग जो होता है, पा फा बा भा मा, इसको उच्चारण स्थान क्या होता है, तो पा फा बा भा जब बोलते हैं हमारे ओंठ क्या है, दोनों में टकराते हैं, दोनों आपस में टच करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ओष्ठ उच्चारण स्थान कहलाया जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तेंदुआ इनमें से कौन सा शब्द है। जी हाँ, तेंदुआ आपने देखा होगा, सुना होगा, ठीक है, किताबों में देखा होगा, ठीक है, वीडियो में देखा होगा, यूट्यूब में देखा होगा, ठीक है। तो तेंदुआ जो शब्द है ये कौन सा शब्द है, तो तेंदुआ शब्द जो होता है ये देशज शब्द कहलाता है। देशज शब्द या देसी शब्द कह सकते हैं। इन शब्द देशज शब्द की उत्पत्ति जो है देश धन जा के योग से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, देश में जन्मा, ठीक है। तो ये तेंदुआ जो शब्द है देश में जन्मा हुआ है, इसी देश में, हमारे देश में, हिंदुस्तान पर जन्मा हुआ है। अगला प्रश्न है गोल इनमें से कौन सा विशेषण है। अब देखिए गोल जो विशेषण है परिणामवाचक है, कोई नहीं है, सार्वनामिक है, या गुणवाचक विशेषण है। तो जो गोल शब्द है ये किस प्रकार का विशेषण है, तो गोल शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोल है। मतलब कोई चीज़ अगर वृत्त कैसा होता है, वृत्त एक गोल होता है, गेंद कैसी होती है, गोल होती है, तो इसका क्या होता है, ये एक गुण है इसका। तो गोल एक क्या हो जाएगा, बॉल कैसी होती है, गोल होती है, इसका बाल का क्या एक गुण हो जाता है, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। गोल क्या हो जाएगा, एक गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। कोई इनमें से कौन सा विशेषण है, अब विशेषण बताना है, कोई शब्द का जो है कौन सा विशेषण है। कहते हैं ना कोई ना कोई होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए, ठीक है। तो जो कोई ये शब्द है इसमें कौन सा विशेषण होगा, तो इसमें आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोई जो शब्द है सार्वनामिक विशेषण की कैटेगरी पर आ जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पुस्तक कौन सा शब्द है भैया, विदेशज है, तत्सम है, तद्भव है, या देशज की बात करेंगे। देखिए पुस्तक शब्द दिया गया है, नोट कर लीजिएगा ध्यानपूर्वक। पुस्तक जो शब्द है हमारा तत्सम है। आपने देखा होगा संस्कृत में भी पुस्तकम या पुस्तकम ऐसे लिखा जाता है, पुस्तकम लिखा होगा। तो पुस्तक जो शब्द है यह संस्कृत से डायरेक्टली आपके हिंदी में यूज होता है, प्रयोग होता है, इसलिए हम तत्सम शब्द की बात करेंगे। अगला है तुम जा रहे हो कौन सा काल गलत है। तुम जा रहे हो, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। देखिए तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है, तो तुम जा रहे हो ये काल हो जाएगा हमारा वर्तमान। क्या तुम जा रहे हो, जहाँ रहा रहे होता है क्या होता है, वर्तमान काल होता है, ठीक है, HMR। तो वर्तमान काल की बात करेंगे, तुम जा रहे हो मतलब ना तो तुम गए थे ना ही तुम जाओगे, तुम क्या है चल रहे हो, जा रहे हो अभी, तो वर्तमान हो गया, प्रेजेंट की बात करेंगे, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला नाक में कौन सा लिंग होगा। जी हाँ, नाक शब्द है, इसमें स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, एवं अभी दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो नाक शब्द में आपको बताना है कौन सा लिंग होगा, सभी बताइएगा। तो नाक जो शब्द है इसमें कौन सा लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना। नाक शब्द जो है शरीर के अंग पुल्लिंग होते हैं, जैसे हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तिष्क, मुंह, घुटना, हृदय, दांत, ये हमारे पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप जीभ, आँख, नाक, उंगलियां, ये जो स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। अपवाद स्वरूप कौन कौन से स्त्रीलिंग हमारे शरीर पर शब्द हैं, जीभ, आँख, नाक, उंगलियां, ये 4 ऐसे शब्द हमारे बॉडी के शरीर में जो स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। और सभी लोग जानते हैं लिंग संबंधी काफ़ी बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, रिपीटेड प्रश्न है आप सभी के लिए। समास कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है।
समास कितने प्रकार के होते हैं, सभी बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। समास का जिक्र हो चुका है, तो आप सभी लोग जानते हैं समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से समास होते हैं ये भी आप परिचित होंगे। समास के प्रकार या भेद, टाइप्स ऑफ 6 की बात करेंगे। अव्ययीभाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास और आपका छठवां होता है बहुव्रीहि समास। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, नवयुवक में कौन सा समास है। जी हाँ, नवयुवक शब्द कहते हैं ना, नवयुवक शब्द है, नवयुवक है मतलब जवान है। नवयुवक या नवयुवती की बात करेंगे, युवती कहते हैं, नवयुवक या नवयुवती, ठीक है। तो ये नवयुवक जो शब्द है ये कर्मधारय होगा, समास होगा, द्विगु होगा, बहुव्रीहि होगा, द्वंद्व, कौन सा समास होगा। देखिए नवयुवक, युवक कैसा है, नया है, मतलब इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्मधारय समास की बात करेंगे। कर्मधारय समास का हम जिक्र कर चुके हैं कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है कर्मधारय समास कहलाता है, ठीक है। जैसे काली मिर्च, नीलकमल, चंद्रमुखी, सद्गुण, पीताम्बर, नवयुवक, ये हमारे क्या हो जाएंगे, कर्मधारय समास की बात करेंगे। और बहुव्रीहि समास का भी आप जानते होंगे शायद, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष या तीसरे का अर्थ होता है, वहाँ पे हमारा क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। जैसे महात्मा, लंबोदर, गिरधर, नीलकंठ, ठीक है, ये हमारा बहुव्रीहि होगा। और द्वंद्व समास जो होते हैं दोनों पद प्रधान होते हैं, और द्विगु में क्या होता है, संख्यावाचक होता है, सभी परिचित होंगे, ठीक है। चलिए, जैसे नवरत्न, त्रिभुवन, शतमंजिल, ये हमारे क्या हो गए, द्विगु समास के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन में कौन सा समास होगा। जी हाँ, प्रतिदिन, द्विगु, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, द्वंद्व। देखिए प्रतिदिन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ये नहीं दिया गया कि कितने दिन, प्रतिदिन दिया गया है, तो प्रतिदिन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा, क्योंकि जिस समास के पूर्व पद अव्यय होता है वहाँ पे अव्ययीभाव समास होता है। जैसे यथा स्थान, आजीवन, इसी प्रकार प्रतिदिन, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका अव्ययीभाव समास की बात करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, और यह टॉप 20 क्वेश्चनों का आपके हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण का रहता है। 20 में से आप जरूर शेयर कीजिएगा अपना फीडबैक। नीलकंठ में कौन सा समास होगा, ये हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया भी था जस्ट पिछले क्वेश्चन, ठीक है। तो महात्मा, लंबोदर, गिरधर, मक्खी चूस, जी हाँ मक्खी चूस, बहुत कंजूस व्यक्ति, ये भी बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल है। तो नीलकंठ भी आपका नीला है, क्या कहते हैं, नीला कंठ है जिनका अर्थात शिव जी, तो यहाँ पे ये भी आपका बहुव्रीहि समास पर आ जाएगा। और 20वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि पाप पुण्य में कौन सा समास होगा। बेहतरीन, सरल, बेहतरीन, इजली एकदम से प्रश्न है। द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, अव्ययीभाव होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो पाप और पुण्य में कौन सा समास होगा, ये आपको कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। और टॉप देते हैं, पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है। अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, या वैदिक संस्कृत से। आप सभी जानते होंगे शायद हिंदी भाषा का जन्म जो है किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है, हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश भाषाओं से है, और अपभ्रंश भाषाओं की उत्पत्ति प्राकृत से है। प्राकृत अपने पहले की पुरानी बोलचाल की संस्कृत से निकली है, और परिमार्जित संस्कृत भी, जिसे हम आजकल केवल संस्कृत कहते हैं, किसी पुरानी बोलचाल की संस्कृत से ये भी निकली है। दूसरा सेकंड प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द जो है सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। मैं, वह, कोई, तेरा, सभी कमेंट कीजिएगा। तो इनमें से ऐसा शब्द जो आपके सर्वनाम से बना हुआ विशेषण कहलाया जाएगा वह कहलाएगा तेरा। ये क्या होगा, तेरा क्या होगा, ये सर्वनाम से बना हुआ विशेषण कहला जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है। रामपुर में, मेरठ में, देहरादून में, उपरोक्त सभी में। तो आप सभी लोग परिचित होंगे कि हिंदी खड़ी बोली जो है आपके रामपुर, मेरठ, देहरादून, इन सभी ज़िलों में बोली जाती है, अर्थात इनमें सभी हो जाएगा। और भी कुछ ज़िले हैं जैसे आपका मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग हो गया, अम्बाला हो गया, कलसिया और पटियाला के पूर्वी भाग हो गए, और रामपुर और मुरादाबाद, इन सभी ज़िलों में जो है आपका क्या बोला जाता है, हिंदी खड़ी बोली बोली जाती है। फोर्थ प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। सौराष्ट्री, ब्राह्मी, गुरुमुखी, देवनागरी। ये शायद हमने पिछले पार्ट में एक मॉक क्वेश्चन के रूप में भी पार्ट में दिया था, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताया था, लेकिन उसमें देवनागरी हमने ऑप्शन नहीं रखा था। उसमें ऑप्शन हमने क्या रख दिया था, आपके कम्युनिटी पोस्ट पर क्वेश्चन कल किए थे, इनमें से कोई नहीं,
ठीक है। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि पर जो है लिखी जाती है। पांचवा प्रश्न है, इनमें से कौन सी शब्द जो है कालवाचक अव्यय है? अब से ऐसी बात नहीं होगी, वहाँ कहाँ जाएगा, सोहन उधर गया, वह पेड़ के नीचे है। देखिए कालवाचक अव्यय बताना है, तो अब से ऐसी बात नहीं होगी। अब से मतलब अब से अभी से अब ऐसी बात नहीं होगी, तो ये कालवाचक अव्यय हो जाएगा। देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण की बात करें, जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के होने का समय बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे परसों, पहले, पीछे, कभी, अब तक, अभी अभी या बार बार, ये क्या कहलाते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान है। अगला, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा में, राष्ट्रभाषा में, विभाषा में या तकनीकी भाषा में? तो भारतवर्ष में हिंदी में अगर पूछा जाए आपको किस वर्ग में रखेंगे, तो आप राजकीय भाषा में रखेंगे, राजभाषा में रखेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण कहलाता है? शेर भर दूध, 4 गज, सब धन, इनमें से कोई नहीं। देखिए जैसा आपके एग्जाम्पल में होता है, 2 किलो चीनी ले लो, 2 किलो नमक ले लो, ठीक है, 2 किलो गुड़ ले लो, ये क्या होते हैं हमारे? ये हमारे परिमाण बोधक विशेषण होते हैं। जैसे शेर भर दूध, ठीक है, तो शेर एक नाप हो जाता है, शेर भर दूध मतलब ये क्या हो जाएगा? परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न दिया गया कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? बहुत ही काफ़ी इजीली प्रश्न है, सभी लोग जानते होंगे। 52 की बात करेंगे, हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। डिटेल से जानेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। वर्गों के व्यवस्थित करने के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। और हिंदी में उच्चारण के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इनमें 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 56 वर्ण होते हैं। इनमें 11 स्वर 41 व्यंजन होते हैं, साथ ही साथ 4 संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। तो उच्चारण के आधार पर 52 और लेखन के आधार पर 56 हो जाते हैं। 4 संयुक्त व्यंजनों की वृद्धि हो जाती है लेखन के आधार पर अगर बात करें। अगला प्रश्न, इनमें से अल्प प्राण वर्ण कौन से कहलाते हैं? तो सभी लोग जानते हैं, कागा, ये क्या कहलाएंगे? हमारे अल्प प्राण वर्ण कहला जाएंगे। ये अल्प प्राण वर्ण होते क्या हैं, इनको भी जान लेते हैं थोड़ा। देखिए सरल शब्दों में समझें कि जिन शब्दों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। किसमें? जैसे का हो गया, गा हो गया, इसमें श्वास में क्या है? वायु जैसे बाहर कम निकलती है। जैसे पा, फा, बा, इनमें वायु निकलती है ना, लेकिन आप देखेंगे ठीक है, जैसे का, गा, अंगा, जा, अइया, टा, ढा, ड़ा, ता, धा, ना, पा, बा, मा, ये ऐसे वर्ण हैं जिनमें आपका क्या है? उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती, इनको अल्प प्राण कहते हैं। तो अल्प प्राण की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है, संस्कृत है, तमिल है, उर्दू है। ठीक है, हिंदुस्तान हमारा है, ठीक है, तो हिंदी से हिंदुस्तान हमारा बना हुआ है, तो हम बात करेंगे हिंदी की। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वह हिंदी भाषा कहलाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती है? कंठ ध्वनियाँ जो कंठ का उच्चारण स्थान पर या जब उच्चारण करते हैं तो कंठ पर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव होता है। ठीक है, कंठ का वहाँ पे कहीं ना कहीं कार्य होता है। जैसे का, खा, का, खा, गा, घा, ये बोलते हैं क्या होते हैं? ये कंठ ध्वनियाँ कहलाती है। ये कंठ के उच्चारण से होती हैं, आप बोलते हैं। ठीक है, कंठ से यहाँ पे आपकी आवाज़ निकलती है। तो पहला ऑप्शन जो का, खा, ये हमारे कंठ ध्वनियाँ हो जाएंगी। साथ ही साथ का, खा, गा, घा, ये हमारा जो ग्रुप है, वर्ण है, ठीक है, ये कहलाएंगी कंठस्थ ध्वनियाँ। कंठ के उच्चारण की बात करेंगे। अगला, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द बताना है। देखिए हमने पहले और सेकंड पार्ट में हमने शब्दों के बारे में बताया था, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, देखिए रूढ़ शब्दों की बात करें, रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता और परंपरा से किसी विशिष्ट अर्थ में चले आ रहे हैं। जैसे नाक, जल, आग आदि, इनका अगर तोड़ देंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप वैभव को तोड़ देंगे, ठीक है, तो इसमें कोई अर्थ नहीं निकलता। तो वैभव हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे रूढ़ शब्द हो जाएगा। अगर आपको डाउट है किसी भी प्रश्न पर, ठीक है, किसी भी, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जलज की बात करें, जलज आपका योग रूढ़ का यह उदाहरण हो जाता है। क्या होता है? जलज जो है योग रूढ़ का उदाहरण हो जाता है आपका। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न, अगले टॉपिक की बात करेंगे, अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं? तो आप सभी लोग जानते हैं, स्वरों की अगर बात करें,
आ उ ए ऋषि, अञ्ञा हमारा स्वर में नहीं आता, तो अञ्ञा हमारा किस में आ जाता है, अञ्ञा हमारे व्यंजन में आ जाता है। ठीक है, तो अञ्ञा पर नहीं, अञ्ञा हमारा स्वर नहीं कहलाएगा, ये नोट कर लेना आपको। अगला प्रश्न दिया गया स्क्रीन पर है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें बताना है। जी हाँ, ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो शुद्ध वर्तनी वाला हो। ज्योत्सना, 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 ज्योत्सना। देखिए ज्योत्सना एक ये नाम है। अब इस शब्द में बताना शुद्ध वर्तनी ज्योत्सना क्या होता है, तो ज्योत्सना में ये होता है। पहली बात तो आधा ज कर लेना है आपको, क्या करना है, आधा ज के साथ यो इसमें जोड़ देना है, फिर आधा सा, आधा ता, फिर सा, फिर आधा सा कर देना, आधा ना, मतलब ता और सा यहाँ पे आधे आधे होंगे ज्योत्सना की बात करें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्वर संधि का उदाहरण होगा। देखिए अधोगति, तो अधय धन गति ये हमारा विसर्ग संधि होगा। उच्चारण, उद्धंचारण, उच्चारण और दिग्गज ये हमारे व्यंजन संधि की बात करेंगे। मनवंतर, मनवंतर ये क्या हो जाएगा, स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, मनवंतर शब्द में कौन सी होगी, आपकी यण संधि होती है। और यण संधि का आपका क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइएगा। यण संधि हम कैसे पहचानते कि ये यण संधि है, सभी लोग बताइएगा। सभी लोग फटाफट अंदाज में बता दीजिएगा। देखिए जब छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि के आगे कोई भी भिन्न स्वर आता है तो उसे क्रमशः या वा राला में परिवर्तित हो जाता है, इसे हम यण संधि कहते हैं। इसी को मनवंतर की बात करेंगे। निम्नलिखित में से टा वर्ग नहीं है। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा ये टा वर्ग कहलाते हैं, मतलब घा हमारा नहीं आता है। टा वर्ण में क्या आते हैं, एक टा, ठा, डा, ढा, ये टा वर्ग कहलाएगा, लेकिन घा आपका टा वर्ग नहीं कहला जाता है। का, खा, गा, घा ये का वर्ग कहला जाता है। ठीक है, घा हमारा किस वर्ग का कहलाएगा, का वर्ग, का, खा, गा, घा। ठीक है, ये हमारे का वर्ग का वर्ण कहला जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, अत्यो में, रजनीश में, रजनीश में हो जाएगा। रजनीश में हम यहाँ पे स्वर संधि हो जाएगा। रजनीश का संधि विच्छेद क्या होता है, रजनी धन ईश, रजनीश, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस पद में इक प्रत्यय लगने से बने हुए इनमें से कौन सा पद जो है गलत हो जाएगा। इक प्रत्यय लगाना है, सभी ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। देखिए इक प्रत्यय में दैविक, सामाजिक, भौमिक ये तीनों हमारे एक प्रत्यय लगाने पर सही बनते हैं। लेकिन पच्छिक में कोई ये शब्द आपने नहीं सुना होगा। पच्छिक, पथिक आपने सुना होगा, पथिक आपने सुना होगा, पथधन इक बराबर पथिक, लेकिन पच्छिक आपने नहीं सुना होगा। तो इक प्रत्यय आपका इसमें नहीं लगेगा। डी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधय गति, अधय धन गति बराबर अधोगति किस संधि का उदाहरण है। ये प्रश्न कर चुके हैं, इस पर अधोगति लिखा हुआ था, तो ये हमारा क्या है, विसर्ग संधि की बात करेंगे, अधय धन गति। अगला प्रश्न है भाववाचक संज्ञा का नाम बताइए। तो लड़कापन, लड़काई, लड़कपन या लड़काईपन, इसमें भाववाचक संज्ञा का बताना, सभी लोग बताइए। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, शर्मान है। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। देखिए लड़कपन, लड़कपन में हमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए भाववाचक संज्ञा की परिभाषा यह है कि किसी भाव, गुण, दशा या अवस्था का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जो है शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, ये भी ध्यान देना है। भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं, सदैव जो है एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। और भाववाचक संज्ञा शब्दों का बहुवचन बनाने पर जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। यदि भाववाचक में बहुवचन संज्ञा बना देंगे तो वह क्या, कौन सा बन जाता है, जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। अगला प्रश्न है, 5 प्रश्न और करेंगे। टॉप 25 हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण की एक क्लास है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन करना है। यहाँ पे अपराध, अध्याय, स्वदेश, स्थापना। जी हाँ, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन करना है। तो स्थापना जो शब्द हो जाता है ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना हुआ है। तो सच्चरित्रता जो है जिस मूल शब्द पे बना हुआ है, सच्चरित्र है, चरित्र है, चरित्रता है या सच्चरित्र है। तो सच्चरित्रता की बात करें किस मूल शब्द से बना हुआ है, तो यह चरित्र मूल शब्द से बना हुआ है। चरित्र, और यहाँ पे बात करेंगे सच, तो सच्चरित्रता की बात करेंगे। अगला प्रश्न है चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना। जी हाँ, आपका शब्द दिया गया है चिरायु। अब चिरायु में आपका ची उपसर्ग होगा,
चिर होगा, यु उपसर्ग होगा या आयु उपसर्ग हो जाएगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चिरायु शब्द में प्रयुक्त जो हमारा उपसर्ग हो जाता है वह कौन सा हो जाता है? चिर उपसर्ग हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? बह हो जाएगा, हा हो जाएगा, आ हो जाएगा या आवा होगा? ठीक है, तो बहाव में यहाँ पे प्रत्यय पूछा जा रहा है। प्रत्यय उपसर्ग से आप जानते हैं एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। बहाव शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय होता है वह आव यहाँ पे हो जाएगा। क्या होगा? आव हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा। 25वां प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा रहा है धुंधला शब्द में प्रयुक्त आपका प्रत्यय बताना। जी हाँ, शब्द यहाँ पे धुंधला है। धुंधला में प्रत्यय धु होगा, धुंध होगा, ला होगा या इनमें से कोई नहीं। तो आपने ये शब्द सुना होगा कि अर्थ ये निकल रहा है धुंध या कोहरा, आपने सुना होगा। तो धुंध धन, धुंध या कोहरा, तो धुंध धन ला, तो ला हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रत्यय हो जाता है। प्रत्यय क्या होता है? धातु के बाद जो लगता है प्रत्यय होता है, धातु का पहले जो लगता है वह क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। इस प्रश्न का आपको कमेंट करके बता देना है, फीडबैक करके बताना। वैसे हम इसका आंसर बता चुके हैं, आई होप। ठीक है, बताइएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द दे दिया गया है? योगीराज, एकत्र, मंत्रिमंडल, नीरस। सभी बताइएगा। अशुद्ध शब्द का हमें चयन करना है। सभी यहाँ पे चयन कीजिएगा। योगीराज, एकत्र, मंत्रिमंडल, नीरस। यहाँ लगभग हमें सही शब्द दिखने को मिल रहा है, लेकिन मंत्रिमंडल यहाँ पहले मिसप्रिंट हुआ है। सही शब्द लिख जाएगा मंत्रिमंडल, ऐसे लिखा होगा। ठीक है, ऑप्शंस पर ऐसे लिखा होगा मंत्रिमंडल। ठीक है, तो छोटी त्री लिखा था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आंसर ही यहाँ पे कर दिया गया है। तो यहाँ पे सारे कोई भी अशुद्ध यहाँ पे नहीं होंगे, सारे हमारे शुद्ध दिए गए हैं। आइए बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो हमें ये आपका स्पुआ हो गया, लिप्सा हो गया, कामना हो गया, ये हमारे क्या कहलाते हैं? इच्छा के पर्यायवाची शब्द। लेकिन यातना जो दिया गया है ये हमारा क्या दिया गया है? यातना जो आप लोग देखेंगे, यातना आपका नहीं आता है। बाकी इच्छा, अभिलाषा, अभिप्राय, चाह, इप्सा, स्पृहा, इहा, वांछा, लिप्सा, लालसा, मनोरथ, आकांक्षा, भीष्ट। ठीक है, ये सारे हमारे किसके आते हैं? कामना या इच्छा के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे कौन सा नहीं होगा? तो यातना जो दिया गया है ये हमारा क्या होगा? पर्यायवाची शब्द नहीं होगा इच्छा का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दोपहर में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया गया है। सभी लोग बताइए कौन सा समास है? बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्विगु समास। देखिए दोपहर का मतलब क्या होता है? दो और पहर, मतलब दो पहर यहाँ पे दे दिया गया। ठीक है, तो दोपहर मतलब कहीं ना कहीं संख्यावाचक आ जाता है, और जहाँ पर संख्यावाचक होता है, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा आपका समास होता है? सभी लोग जानते हैं द्विगु समास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर प्रश्न क्या है देख लेते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा, इसमें कौन सा वाक्य है? देखिए क्या कह रहा है प्रश्न कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा। और ये जानते जहाँ जहाँ भी नेगेटिव या नकारात्मक, नहीं मतलब क्या होता है? नकारात्मक। और नहीं कहाँ पर होता है? निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जहाँ पर नहीं दिया हो कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा, ये नहीं हमें क्या सूचित कर देता है? आपके निषेधवाचक वाक्य का सूचक बन जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है ओह यह पिट गया, कौन सा वाक्य है? तो यहाँ पर देखिएगा ओह यह पिट गया संकेतवाचक वाक्य, विस्मयवाचक, विधिवाचक या विधिवाचक, दोनों सेम दे दिए गए हैं ऑप्शंस। ठीक है, तो ओह यह पिट गया, इसमें कौन सा वाक्य होगा? इसमें होगा विस्मयवाचक। जहाँ पर ओह लगा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? विस्मयवाचक वाक्य कहलाता है। छठा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। सभी कमेंट कीजिएगा। आपका एक एक कमेंट, प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का कमेंट, फीडबैक सर्वोपरि है, शर्मान है। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आपका एक एक कमेंट आपकी तैयारी को बेहतर करता जाता है, आपके स्कोर को बेटर करता जाता है, आपकी प्रिपरेशन को गुड से बेटर से बेस्ट करते जाता है। उत्पत्ति की रस से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति की रस से देखा जाए तो शब्दों के कितने भेद होते हैं? 7 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। तो उत्पत्ति की रस से देखा जाए तो शब्दों के जो भेद होते हैं वे कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। अब आप बोलेंगे कौन कौन से भेद होते हैं? तो पहला होता है तत्सम, दूसरा तद्भव,
तीसरा देशज और चौथा विदेशी या विदेशज होता है। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे शब्द के 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है छत्रक, छाछत्री का, त्रातशूल का, ज्ञानी, ये तीनों कौन से व्यंजन कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन, तावर्गीय व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या इनमें से कोई? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ साथियों, देखिए छात्राज्ञा ये जो हमारे व्यंजन कहलाते हैं, ये हमारे कौन से व्यंजन कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और आप जानते हैं कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? टोटल हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हैं। छाछत्री, त्रातशूल, ज्ञानी और एक क्या आता है? ठीक है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, ये बोल रहे हैं जो ऋषि वाला होता है वह आपका आता है। ठीक है, स्रा जिसे हम कहते हैं। से छा जो संयुक्त व्यंजन होता है किसके मेल से बनता है? का और खा के मेल से बनता है। ठीक है, इसी प्रकार त्रा जो है आधा ता और रा के मेल से बनता है। इसी प्रकार जो ज्ञा बनता है, ठीक है, अइया और जा मिल के क्या है? सभी लोग जानते हैं। अइया और जा मिल के आपका कौन सा बनता है? ज्ञा संयुक्त व्यंजन बनता है। एंड स्रा का आधा सा और रा मिलके आपका स्रा का बनता है। जैसे श्रवण हम लिखते हैं ना, श्रवण लिखते हैं तो ये वाला शाह आ जाता है। तो हमारे संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। किन किन से मिलके बनता है ये भी हमने आपको बता दिया, क्योंकि एग्जाम में किसी भी टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, यह कौन सा वाक्य होगा? निषेध वाक्य, विस्मयवाचक, संकेतवाचक या आज्ञावाचक? देखिए आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, ये जो वाक्य हो जाता है मतलब क्या है? अगर तुम चलोगे तो मैं भी चलूँगा, मतलब कहीं ना कहीं संकेत दिया जा रहा है। संकेत दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप कमेंट करते हैं तो हम, ठीक है, आप कमेंट करते हैं तो और भी दोस्त कहते हैं मैं भी कमेंट करूँगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यदि तुम चलो मैं भी चलूँ, ये वाक्य हमारा कैसा आ जाता है? निषेध, क्योंकि निगेटिव तो है नहीं। आज्ञा भी नहीं हो रही कि जाओ तुम इधर जाओ, जाओ तुमको यहाँ जाना है, ये आज्ञा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? संकेत की बात करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया कि स्वर्ग प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष समास होगा? कर्म तत्पुरुष, संप्रदान, संबंध, करण। देखिए आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन एग्जाम के पहले कंफ्यूजन यही सारी दिक्कतें आ जाती। तो स्वर्ग से प्राप्त नहीं होता, स्वर्ग को, क्योंकि स्वर्ग को जाता है लोग। स्वर्ग को प्राप्त मतलब कहते हैं कोई जब डेथ हो जाता है तो उसको कहते हैं स्वर्ग से प्राप्त नहीं, स्वर्ग को प्राप्त हो गया। तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। तो यहाँ पे विच्छेद क्या हो जाएगा? को के अर्थ की बात करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है, सभी फटाफट अंदाज में अपना अपना फीडबैक बताइए, अपने स्कोर को बेहतर कीजिए, अपनी तैयारी को जांचिए और परखिए। ठीक है, तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अब आप बोलेंगे कौन कौन से होते हैं? तो पहला विशेषण होता है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। तो विशेषण हमारे 4 प्रकार के होते हैं। यथासंभव में कौन सा समास हो जाएगा? समास से भी प्रश्न आते हैं। तत्पुरुष हो गया, कर्मधारय हो गया, अव्ययी भाव हो गया, द्विगु समास हो गया। ये ऐसे आपके शब्द हैं जो लगातार आपके एग्जाम पर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम में ग्रामर के जैसे देखा जाए तो यथासंभव में कौन सा समास होता है? तो सभी लोग जानते हैं यथासंभव में अव्ययी भाव समास होता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना। नो डाउट, आई होप आप लोग प्रत्येक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, वीणा पाणी में कौन सा समास होगा? कर्मधारय होगा, द्वंद्व समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा या करण तत्पुरुष समास हो जाएगा? देखिए यहाँ पे वीणा पाणी दिया गया है, तो वीणा पाणी में जो समास होता है वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। और बहुब्रीहि समास का विच्छेद आप सभी को पता होगा। ठीक है, किसी तीसरे का अर्थ की बात करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, द्विअन्नी में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि होगा, अव्ययी भाव होगा, कर्मधारय होगा, द्विगु समास होगा। देखिए द्विअन्नी दिया गया है। द्विअन्नी मतलब एक अन्नी प्लस एक अन्नी जोड़ा जाए तो 2 अन्नी बनता है। ठीक है, पुरानी यह है जो हमारे आज जो रुपया 5 रुपये 10 रुपये चलता, पहले अन्नी, चवन्नी, ऐसे सारी चीज़ें चलती रहती थी। ठीक है, मुद्रा के चलन में पहले अन्नी, 2 अन्नी, 8 अन्नी, 4 आना, 8 आना, ये सारे चलते थे। द्विअन्नी में जो समास होता है, 2 अन्नी मतलब कहीं ना कहीं संख्या की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम द्विगु समास की बात करेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो बहुत ही कंफ्यूज क्रिएट करता है, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? कहीं अक्सर आपको 3 दिखेंगे, कई सारे आप 3 प्रकार लेते हैं, लेकिन पदबंध के प्रकार की बात करें
तो कितने होते हैं? पदबंध के प्रकार आपके 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, पदबंध में विकारी और अविकारी दोनों प्रकार के शब्द हो सकते हैं और वे मिलकर व्याकरणिक इकाई पद का कार्य करते हैं। पदबंध के 8 भेद होते हैं जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर है। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, आपका संबंध बोधक पदबंध हो गया, समुच्चय बोधक हो गया और विस्मयादि बोधक पदबंध। ये हमारे 8 पदबंध होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द दिया गया है? अशुद्ध शब्द का चयन करना है। साप्ताहिक, वाष्प, सिंदूर, वीणा। तो आप देखेंगे, पहले ऑप्शन को थोड़ा सा नज़र फरमाइएगा। देखिए, सप्ताह में आपका ऐसा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब साप्ताहिक लिखा जाता है तो अपने आप में साप्ताहिक क्या आता है? साप्ताहिक आ जाता है, मतलब कहीं ना कहीं बड़ा सा आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये अशुद्ध लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द दिया गया है? आशीर्वाद, ईर्ष्या, अनुकूल, नक्षत्र। सभी बताइए। देखिए, आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर थोड़ा नज़र फरमाइएगा कि नक्षत्र किस प्रकार लिखा जाता है। ये आपका नक्षत्र है, यानी कि छा छतरी वाला होना चाहिए। और यहाँ पे आपको क्या लिखा है? छा छाता वाला छा लिखा हुआ है। तो कहीं नहीं कि हमारा जो डी ऑप्शन दिया गया वह अशुद्ध हो जाएगा। बाकी आशीर्वाद सही है, ईर्ष्या सही है और अनुकूल सही शब्द दिए गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आग पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए, आग के पर्यायवाची शब्द यहाँ पे पूछा गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हुताशन, वायु शखा, विभावसु, ये हमारे आग के पर्यायवाची हैं। लेकिन विपथगा जो है आग का पर्यायवाची नहीं। तो विपथगा किसका पर्यायवाची होता है? विपथगा आपका सरिता, नदिदा। ठीक है, और विपथगा कैसा संज्ञा है? एक स्त्रीलिंग है, ये भी आपको ध्यान देना है। विपथगा शब्द जो है कौन सा लिंग पर है? स्त्रीलिंग पर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए, पानी का पर्यायवाची अगर बात करें तो मेघ पुष्प होता है, नीर होता है, अम्ब होता है, लेकिन सर यहाँ पे आपका नहीं होता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टेड प्रश्न है। सभी लोग फीडबैक कीजिएगा और आउट ऑफ 20 में से आप लोगों का स्कोर क्या है, आप लोगों का फीडबैक क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो 19वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है घर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता? तो सभी लोग जानते हैं घर यानी शाला, सदन, निकेतन होता है। और पावक सभी लोग जानते हैं घर का पर्यायवाची नहीं है। तो पावक किसका पर्यायवाची है? आपको कमेंट करके बताना है यहाँ पे कि पावक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। ठीक है, और अंतिम 20वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के, 8 प्रकार के, 10 प्रकार के, 6 प्रकार के। नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है, अपना अपना फीडबैक बताना है, अपना अपना करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति हुई है? अधिकरण की, संप्रदान की, करण की या अपादान की हुई है? सभी बताइए। देखिए, यहाँ पे दिया गया है, सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। कुल्हाड़ी, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो से के यहाँ पे दिया गया है, तो से के अर्थ में यहाँ पे क्या होता है? ठीक है, तो सभी लोग जानते होंगे शायद से के अर्थ में जिसे हम कहते हैं कर्ता ने करण को संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो जहाँ से आए, के आए, द्वारा आए, वहाँ में क्या होता है? सभी लोग बताइएगा, करण कारक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वृक्ष कुल्हाड़ी से काटता है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति हुई है? करण कारक की विभक्ति हुई है। दूसरा प्रश्न है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? जी हाँ, आप देखते होंगे चुनाव का टाइम चल रहा है, काफ़ी नेता आपके घर आते होंगे और नेता के जो फीमेल कैंडिडेट आते हैं उनको क्या बोला जाता है? नेत्री, नेतिन, नेत्र या नेताजी ही बोला जाता है। देखिए, नेता या नेताजी दोनों पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन नेत्री जो आ जाती है वह क्या होता है? नेता का स्त्रीलिंग नेत्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चुनाव का माहौल है, ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं। तीसरा प्रश्न है, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होता है? सूर्योदय, देखिए सूर्योदय का जो सही संधि विच्छेद होता है वह होता है शूर धन उदय। क्या होता है? सूर्योदय का सही संधि विच्छेद शूर धन उदय होता है। अर्थात संधि की बात करें तो जहाँ पर आ से आ, से ई, उ के अर्थ में होता है, जहाँ पर ये समझ लीजिए ए, ओ और अर होता है। क्या है ये? पहचान है आपके गुणस्वर संधि का, एक ए
और ओ होता है और आपका अर होता है। ये दो चीज़ें तीन चीज़ें आती हैं, आपका वहाँ गुण संधि की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ ऊ मिलके ओ हो जाता है और आर इसी मिलके अर हो जाता है। ठीक है, तो ओ अर, तो सूर्योदय सूर्य की बात करेंगे और उदय की बात करेंगे। ठीक है, आ ऊ मिलके किस में प्रतीत होता है, यो में प्रतीत होता है। तो सूर्य धन उदय हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, थर्ड वाला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। गुण संधि, अगर संधि नाम पूछा जाता है तो गुण स्वर संधि हो जाएगा। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, जी हाँ, अध्यापिका, अध्यापकी, अध्यापका या अध्यापकी होता है। आप सभी मेरे प्यारे मित्र, प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा आउट ऑफ 20 में से आप लोगों का स्कोर क्या है, आप लोगों का फीडबैक क्या है। जी हाँ साथियों, आपका स्कोर जितना ज़्यादा बेटर होगा, आपकी तैयारी को यहाँ से पता चलता है कितनी गहराई है, कितनी आपके नॉलेज में और अपने आप को नॉलेज में क्या करना है, बढ़ोतरी करना है, क्योंकि स्टडी कभी कम नहीं होता। ठीक है, और आपको पता है स्टडी में लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए, रिपीटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। तो अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका अध्यापिका होगा, जैसा सभी लोग जानते होंगे। 9th-10th में अगर ग्रामर आपने अच्छी तरीके से पढ़ी होगी तो बस 10th लेवल तक की ही ग्रामर अगर बेहतरीन आपको उतने में ही समझ आता है, क्योंकि बेसिक चीज़ें वहीं पर आपको पता हो जाती हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, छात्री, दात्र, छात्री या दात्री। तो सभी लोग जानते होंगे दाता एक हमारा पुल्लिंग शब्द है और दात्री यहाँ पे इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक जो शब्द है कौन सा निपात दिया गया है। देखिए निपात, देखिए यहाँ पे निपात तक दिया गया है, तो ये जो निपात तक है ये बलदायक निपात है। यहाँ पे देखिए तुम्हें राम के आने तक परीक्षा करनी, जब हम तक बोलते हैं तो कहीं ना कहीं इस पर बल पड़ता है, बलपूर्वक, तो निपात समझ लेते हैं। ठीक है, तो निपात या पार्टिकल की परिभाषा क्या होती है, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, निपात कहा जाता है। जैसे तक हो गया, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी, ना, काश। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे तुम्हें आज रात तक रुकना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे जो तुमने तो हद कर दी, तुमने तो हद कर दी, आप समझ गए होंगे आपने। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न। समुच्चय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है, सभी जानते होंगे समुच्चय शब्द का जो सही संधि विच्छेद क्या होगा, समुधनुच्चय, सम उत आय, सम उच्चय या समुच्चय, सभी बताइएगा। एक एक कमेंट फीडबैक आपका सर्वोपरि है, श्रीमान है जायसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो समुच्चय का जो सही संधि विच्छेद होता है वह होता है सम उत धन आय। ठीक है, समुच्चय की बात करेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, इंद्रा, इंद्राणी, इंद्रानी या इंद्राणी। देखिए बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज है, इंद्र शब्द के स्त्रीलिंग में बहुत ही ज़्यादा आपको कन्फ्यूज होता है। ठीक है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग आपको पता है, काफ़ी बार यह प्रश्न पूछा जाता है, प्रत्यय उपसर्ग हो गए, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम पर पूछी जाती हैं और ये ऐसे टॉपिक है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रामर एक ऐसा पार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए सभी लोग यहाँ पे बताइएगा, जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, और पुल्लिंग में जहाँ पुल्लिंग का बोध होता है वहाँ पे पुल्लिंग कह देते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे बुक में आपको इंद्राणी मिलेगा, जो कि CBSE ने इसी को ही माना है, काफ़ी जगह आपको इंद्राणी भी मिलेगा। ठीक है, तो इंद्राणी यहाँ पे CBSE ने थर्ड को माना है सही, तो हम थर्ड की तरफ ही जाएंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है, महेंद्र, सभी बताइएगा फटाफट अंदाज में बताइए, महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। संधि, समास, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो महेंद्र शब्द का ये भी आपका गुण स्वर संधि का उदाहरण है, महाधन इंद्र, किस ऑप्शन में जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक में विभक्ति आ गई। माँ ने किसको सुनाया, बच्चे को सुनाया, और विभक्ति में हम पढ़ते हैं क्या क्या पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को क्या आता है, को, कर्म, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म कारक की विभक्ति हो जाएगी। माँ ने बच्चे को सुलाया, तो को के अर्थ में कर्म कारक आता है, जिससे राम ने श्याम को मारा, यहाँ कर्ता क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। यहाँ पे माँ ने बच्चे को सुलाया, तो माँ यहाँ पे कर्ता हो गई। ठीक है, और उसके सामने जो बच्चा दिया गया है, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा उसका। आइए बात करेंगे कर्म कारक के साथ साथ अगले प्रश्न की भी बात करेंगे।
झूठ मत बोलो, क्या दिया गया यहाँ पे, झूठ मत बोलो। इस वाक्य में जो मत दिया गया है ये कौन सा निपात होगा? निपात वही होते हैं जहाँ पर ज़्यादा बलदायक दिया जाता है, तो कौन सा निपात है? झूठ मत बोलो। मत मतलब क्या होता है? ऐसा काम मत करो या ऐसा काम नहीं करना चाहिए। नहीं या मत अपने आप में एक नेगेटिव नकारात्मक होते हैं, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका? निषेध बोधक निपात हो जाएगा। डी ऑप्शन सही कर लेना है। इनमें से कौन सा शब्द जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? सुखी, कटु, सुंदर, प्रसन्न। जी हाँ, संज्ञा से बना हुआ विशेषण शब्द की पहचान करके बताना है। सभी बताइएगा। तो यहाँ पे जो सुखी शब्द दिया गया ये हमारा संज्ञा से बना हुआ विशेषण शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मरीचि और मरीचि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है? तो मरीच और मरीचि शब्द का जो सही अर्थ होता है वह होता है, सभी जानते हैं, किरण और सूर्य की बात करेंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मरीच के अर्थ होता है किरण और सूर्य छोटी चीज, और सूर्य मरीच मतलब धीरे धीरे प्रखर होती जा रही है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो लौकिक, फैनिल, धूमिल, ये हमारे तीनों संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, लेकिन प्राथमिक जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे छोटा, मोटा, पतला, बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, मीठा, कड़वा, एक, दो, कला, लाल, स्वच्छ, मेहनती, ये सारे क्या कहलाते हैं? हमारे संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता जो बताते हैं हमारे विशेषण कहलाते हैं। अगला है, आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इत्यादि, आदिवासी, प्रारंभ आदिवासी, प्रारंभ अभ्यस्त या आदिवासी इत्यादि। देखिए, आदि और आदि शब्द युग्म का जो सही अर्थ होता है वह प्रारंभ और क्या होता है? अभ्यस्त। आदि मतलब क्या होता है? प्रारंभ। आदि मतलब क्या है? बहुत ही आदि है, अभ्यस्त है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? सभी बताइएगा फटाफट अंदाज में। देखिए, रुचिकर, शुभंकर, लाभकर, ये तीनों हमारे क्या बने हुए हैं? संज्ञा से बने हुए हैं, लेकिन भयंकर जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है शायद। ये आप लोग कमेंट करिए, इस प्रश्न का सही फीडबैक क्या होगा? थोड़ा कन्फ्यूजन है हमें। ठीक है, तो डी ऑप्शन हम सही पर जाएंगे, बट थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोग जरूर क्लियर कीजिए कमेंट के माध्यम से। अगला है, अनल, अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है? तो अनल और अनिल शब्द का, अनल मतलब अग्नि की बात करेंगे और अनिल मतलब जल की बात करेंगे। तो यहाँ हम आपके नहीं, सॉरी गलत हो गया। अनल मतलब होता है अग्नि, लेकिन अनिल मतलब क्या होता है? वायु। जी हाँ, यहाँ पे डी ऑप्शन की बात करेंगे। अनल, अनिल, अग्नि, वायु की बात करेंगे। इनमें से किस शब्द में स्वर मात्रा संबंधी आपकी अशुद्ध दी गई है? अहल्या, सरोजनी, गृहिणी, प्रदर्शनी। सही बताइएगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्रदर्शनी जो यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया गया है, क्योंकि प्रदर्शनी दिया गया है। क्या होता है यहाँ पे? प्रदर्शनी होता है। सी में आपका छोटी भी नहीं होता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बताए। वैसे अहिल्या भी थोड़ा शुद्ध लिखा, लेकिन कहीं कहीं आपको अहिल्या भी लिखा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मात्रा और स्वर संबंधी देखा जाए तो फिर ऑप्शन नंबर डी की तरफ हम जाएंगे। अजर, अजिर शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो अजर और अजिर शब्द का सही युग्म होगा देवता और आंगन। कोई भी अगर डाउट हो नीचे कमेंट करें, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। और 20वां प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? मनोरथ, पुरस्कार, संस्कार या नीरस। सभी बताइएगा। देखिए, व्यंजन संबंधी अगर अशुद्धि की बात करें तो यहाँ पे संस्कार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कैसा होता है? संस्कार ऐसे होता है, शुद्ध रूप में हमारा संस्कार ऐसे होता है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन है, टॉप 20 हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, MCQs। एंड इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? वित्तीय, मानवीय, स्वकीय, नाटकीय, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन नहीं है? बाकी 3 आपके संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं, आपको बताना है। और टॉप 20 में से आप लोगों ने फीडबैक कितना किया, साथ ही साथ मॉक क्वेश्चन के आंसर क्या होगा, आप लोगों को कमेंट करके बताना। मैं आपके साथ जयसवाल सर, देखते हैं आपके कितने स्कोर आता है। आपके सभी कमेंट का मैं रीड करता हूँ, रिप्लाई भी करूँगा। ठीक है, सभी जुड़ जाइएगा, प्लेलिस्ट से जरूर चेक कीजिए। आते हैं, पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है।
निम्न में से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? मूल शब्द यहाँ पे क्या दिया गया है? छोटा। तो छोटा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, छोटा का क्या होता है सभी लोग जानते होंगे। छोटा का हम लघु भी बोलते हैं, तुच्छ भी बोलते हैं और कनिष्ठ भी बोलते हैं। कनिष्ठ मतलब थोचा। तो अहम जो शब्द दिया गया है ये आपके मूल शब्द अगर छोटा का पर्यायवाची नहीं होगा। और यही पूछा जा रहा है कि क्या पर्यायवाची नहीं होगा, तो अहम जो है यहाँ पे छोटा का पर्यायवाची आपका नहीं होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? मूल शब्द क्या दिया गया है? घमंड दिया गया है। और घमंड का क्या क्या पर्यायवाची नहीं होगा? ठीक है, घमंड का होता है गर्व करना, ऐंठ करना, दर्प करना, लेकिन एहसास, घमंड का जो पर्यायवाची आभास अब एहसास जो है नहीं होता है। ठीक, काफ़ी सिंपल सा प्रश्न था। तो दम, अहंकार, गर्व, अभिमान, दर्प, मदद, ये सारे आपके मद किसके होते हैं? घमंड के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? मूल शब्द यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? टेढ़ा दिया गया है। और टेढ़ा में मूल शब्द की बात करना है तो देखिए टेढ़ा का जो मूल होता है कुटिल होना, वक्र होना, ठीक है, बंक होना, लेकिन घूमा। ठीक है, टेढ़ा में घूमा नहीं होता है, या घुमावदार होता तो चल जाता, लेकिन घूमा आपका यहाँ पर टेढ़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा। टेढ़ा शब्द का पर्यायवाची कुटिल, टेढ़ा मेढ़ा, घुमावदार, अटपटा, पेचीदा, जटिल, कठिन, मुश्किल, ये सारे हो जाते हैं। चौथा प्रश्न दिया गया कि इनमें से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे मूल शब्द आपका झूठ दिया गया है। तो झूठ का क्या पर्यायवाची होगा? पहली बात ये जानना जरूरी है। तो झूठ मतलब मिथ्या, मरसा, असत्य, ये तीनों झूठ के पर्यायवाची हैं, लेकिन वचन जो है आपका झूठ का पर्यायवाची नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। वचन के पर्यायवाची प्रण, वचन, वायदा, शपथ, सौगंध, कसम, ये सारे हो जाते हैं। पांचवा प्रश्न है कौन सा शब्द मूल शब्द का सार्थक समानार्थक शब्द बताना है? मूल शब्द का समानार्थक शब्द नहीं है। तो गुण का समानार्थक कौन कौन होते हैं? धर्म होता है, रश्मि होता है, प्रभाव होता है, लेकिन विश्लेषण आपका नहीं होता है। तो गुण का समानार्थक शब्द क्या नहीं होगा? विश्लेषण आपका नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या स्क्रीन पर है। 6 नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्न प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम को पहचानना है। सरल का विलोम, तो विलोम का चयन कीजिए कि सरल बहुत ही अच्छा है, कठिन का मुश्किल होता है, मुमकिन का नामुमकिन होता है, और सरल का क्या होता है? विलोम जटिल होता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है इनमें में से प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम दरिद्र को पहचानना। यहाँ पे क्या विलोम पहचाना आपको? दरिद्र। तो दरिद्र का विलोम क्या होता है? दरिद्रता मतलब क्या होता है? कौशल, यश, संपत्ति, वैभव। तो दरिद्र का विलोम आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैभव हो जाएगा। कहीं उसके पास तो दरिद्रता है, अरे वो तो बहुत ही वैभव है, मतलब दरिद्र का विलोम वैभव हो जाएगा। वैभवशाली यानी हर तरह से संपूर्ण। निम्न प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम को पहचानिए। महान का विलोम क्या हो जाएगा? सभी कमेंट करके बताइए। महान शब्द का विलोम क्या होगा? क्षुद्र होगा, छोटा होगा, तुच्छ होगा, या अमहान हो जाएगा? देखिए महान का जो विलोम होता है वह होता है क्षुद्र, ये ध्यान देना। क्या हो जाएगा? महान का विलोम क्षुद्र हो जाएगा, छोटा, तुच्छ, ये सब एक ही कहला जाएगा। 9वां प्रश्न दिया गया है कि निम्न प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम को पहचानिए। तो पर्यायवाची और विलोम 2 चैप्टर को आज लिया गया है, और इसी टाइप के ज़्यादातर प्रश्न जो आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं। तो अधिक का विलोम यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? अल्प हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, न्यून हो जाएगा, या कम हो जाएगा? सभी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। देखिए आप सभी लोग जानते हैं अधिक का जब जिक्र होता है तो अधिक का जो विलोम होता है वह क्या हो जाएगा? अधिक मतलब कम हो जाएगा। ठीक है, और अल्प मतलब क्या होता है? अल्प का विलोम क्या हो जाएगा? अल्प का अति हो जाएगा, अल्प का विलोम अति हो जाएगा। शून्य का विलोम शिखर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य का विलोम आपका शिखर हो जाएगा, या धारा भी कह सकते हैं। और न्यून शब्द का विलोम क्या होता है? न्यून मतलब कम, तो यहाँ पे हम अधिक कर सकते हैं। न्यून का विलोम अधिक भी हो सकता है, अधिक का विलोम कम की बात करेंगे। ठीक है, निम्न प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम को पहचानिए। ऊषा, यहाँ पे क्या शब्द दिया गया? ऊषा। ऊषा का विलोम हमें बताना है। ठीक है, तो ऊषा का यहाँ पे क्या हो जाएगा? संध्या।
संध्या मतलब क्या होता है, सभी लोग बताइए। सुबह शाम ये दोनों आपस में विलोम हो जाएंगे। और निशा का विलोम क्या होगा, निशा मतलब रात्रि, तो निशा का विलोम दिन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि नवरात्र में कौन सा समास होगा। समास का जिक्र हो गया है, संधि समास, ठीक है, अव्यय, काव्य, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया। नवरात्र में समास कई बार जिक्र कर चुके हैं, आपका कहूँ सभी लोग फटाफट बताइए। बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, ये ऐसे टॉपिक है, टॉप 20 क्वेश्चन है जो आपके प्रत्येक एग्जाम में इसी टॉपिक से 90% प्रश्न आपके ग्रामर से पूछे जाते हैं। तो नवरात्र में कौन सा समास होगा। देखिए जहाँ पर नवरात्रि, कितने रात्र कहा गया है, नवरात्रि, तो कहीं ना कहीं इस पर संख्यावाचक आया है। और जहाँ पर संख्यावाचक होता है सभी लोग जानते हैं द्विगु समास का जिक्र होता है। ठीक है, किसकी बात करेंगे, द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो द्विगु समास कहते हैं। नवरत्न, सप्तदीप, त्रिभुवन, शतमंजिल, ठीक है, ये सारे हमारे द्विगु समास के एग्जाम्पल हो जाते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया उल्लास का संधि विच्छेद बताइए। उल्धन लास, उल्धन लास, उद्धन लास या उल्धन आस की बात करेंगे। तो उल्लास का जो संधि विच्छेद कहलाता है वह हमारा उद्धन लास हो जाता है। और उत में क्या है, हलंत लगा होना चाहिए। और यहाँ पर पूछा जाता है कौन सी संधि होगी, तो आप सभी परिचित होंगे उल्लास में कौन सी संधि होगी, सभी लोग बताइए। तो वह हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। ठीक है, आपके यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। देशज शब्द को यहाँ पर चुनना आप सभी को। तो देशज शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए देशज शब्द क्या आते हैं, किनको कहा जाता है। देशज शब्द हो गया, विदेशज हो गया। देखिए रचना के आधार पर 3 होते हैं। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और देशज विदेशज की बात करें तो कई बार हम देशज में पिछले पार्ट में बता चुके हैं कि देशज शब्द की उत्पत्ति देश और जा के योग से हुई है, जिसका अर्थ होता है देश में जन्मा। तो गड़बड़ जो शब्द दिया गया है ये हमारे देश में जन्मा हुआ शब्द है। लकड़ी, खिड़की, थैला, घरौंदा, पगड़ी, लुटिया, डिबिया, जूता, चिड़िया, तेंदुआ, कपास, पिल्ला, चूड़ी, रोटी, दाल, पेट, पाप, कौड़ी, पड़ोसी, बेटा, ये सारे हमारे देशज शब्द कहला जाते हैं। अगला निम्नलिखित जो संयुक्त स्वर बताना है। तो हमने आपको बताया था 4 संयुक्त स्वर होते हैं पिछले पार्ट में। ठीक है, डिटेल के साथ बताया था। अगर आपने पिछला पार्ट देखा होगा तो आई होप ये अच्छे तरीके से आप लोग स्कोर कर पाएंगे इस पर। ठीक है, तो संयुक्त स्वर हमने 4 बताए थे। तो यहाँ पर जो अव दिया गया है ये भी आपका संयुक्त स्वर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कागा तद्भव का तत्सम रूप बताना। कागा का है तद्भव है और इसका तत्सम रूप बता देना है। ठीक है, काकय होगा, कौवा होगा, काक होगा, काग होगा। ये भी शायद क्वेश्चन हम रिपीट कर रहे हैं, ये पिछले पार्ट में आपके पूछा गया। तो कागा का जो तद्भव हो जाता है वह क्या होता है, काक। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुम वह कौन, तुम वह और मैं पिकनिक मनाने जाएंगे, यह वाक्य किस वचन का हो जाएगा। बहुवचन, द्विवचन, एक वचन या इनमें से कोई नहीं। तो तुम, वह और मैं, मतलब तुम भी जा रहे हो, वह भी जाएगा और मैं भी जाएंगे, तो 2 से अधिक हो रहे हैं। तो 2 से अधिक जहाँ पर वाक्य होते हैं वहाँ पे कौन सा हो जाता है, आपका बहुवचन हो जाता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। साथियों मुनिवर में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, अव्ययीभाव हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। देखिए तत्पुरुष समास की अगर बात करें तो आप सभी लोग शायद परिचित होंगे। जिस समास में पूर्व पद गौण या उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास होता है। दोनों पदों के बीच परसर का लोप रहता है। परसर के लोप के आधार पर तत्पुरुष समास 6 भेद होते हैं। ठीक है, कर्म तत्पुरुष, को का लोप हो, करण तत्पुरुष, यहाँ पर किसका लोप होता है, ठीक है, करण कारक का चिन्ह होता है, जिसे से के अर्थ में होता है, करण से। संप्रदान में क्या होता है, के लिए, का के की। अपादान में क्या होता है, अपादान में भी कारक चिन्ह होता है, जैसे धनहीन, भयभीत, जन्नांध, जन्म से अंधा, भय से भीत। संबंध में प्रेम का की के आ जाता है। अधिकरण में क्या आता है, में आता है, में पर। ठीक है, तो यहाँ पर मुनिवर में जो समास हो जाएगा वह होगा आपका कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है। मुनि यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण, और उत्तर पद जो दिया गया है वह क्या हो, विशेष हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाएगा। उत्तर पद जो है इसमें प्रधान होता है। तो मुनिवर, मुनि है जो वर है,
काली है मिर्च, नील कमल, पीताम्बर, चंद्रमुखी, सद्गुण। ठीक है, ये सारे आपके टॉपिक हो जाते हैं। नाक में दम कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो नाक में दम कर देना मतलब बहुत प्रशंसा होना, निंदा करना, जिज्ञासा शांत करना, बहुत परेशान करना। कहने तो ये व्यक्ति तो मेरे में नाक में दम कर दिया है, अर्थात बहुत परेशान कर दिया है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, सभा की कौन सी संज्ञा होगी? जी हाँ, संज्ञा। अगर आपका सभा शब्द दे दिया गया तो सभा किस प्रकार की संज्ञा होगी? तो सभा देखिए किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति के द्वारा तो नहीं किया जा सकता। सभा में क्या होता है, कई सारे व्यक्ति होते हैं, ठीक है, ग्रुप होता है, तो उसे हम क्या करेंगे, समूह संज्ञा का नाम दे देंगे। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ प्रश्न दिया गया कि उस वाक्य का चयन कीजिए जो अशुद्ध हो। दूध में क्या पड़ गया? गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, वह पहुंचने की व्यवस्था करें, वहां पहुंचने की व्यवस्था करें, मंत्रों का सही उच्चारण करें। ये प्रश्न आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दे रहे हैं। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और